नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। फायदे के फंड के इस खास एपिसोड में आज बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, क्योंकि देखिए बाजार में चल रहा है उसके बाद निवेशक काफी हताश हैं, काफी निराश हैं। बाजार में हमें हाल ही में एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिला, जब निफ्टी और सेंसेक्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। बाजार में इस समय जो दौर चल रहा है वो निवेशकों के लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। तो आपके पोर्टफोलियो का इस समय क्या हाल है और उसको अब कैसे आपको बैलेंस करके चलना चाहिए, ये सब कुछ आज फायदे के फंड के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है जितेंद्र सोलंकी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जितेंद्र जी, बाजार में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। शेयर मार्केट इस समय निवेशकों को है। दुख दर्द पीड़ा आप कुछ भी कहिए, निवेशकों की हालत बयां करने के लिए कोई शब्द इस समय काफी नहीं होगा। ऐसा बाजार के लिए बहुत लंबे समय के बाद आया है, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यही कि आखिर कब खत्म होगा ये गिरावट का दौर। सर, अभी बाजार के लिए सवाल तो मैं यही पूछूंगी कि अभी बाजार में ये गिरावट जारी रहने वाली है क्या, और कब तक जारी रहने वाली है? देखिए, जब से यूएस ने पॉलिसीज में चेंजेस किया है उसके हम्म। बाद से हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं। जी। और केवल वो ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस तरह के डाउनफॉल में जो है इम्पैक्ट करते हैं। जी। तो ये अब कब ये डाउनफॉल रुकेगा और कब इन्वेस्टर्स दोबारा से मार्केट को चढ़ता हुआ देखेंगे, अब प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। निवेशकों के लिए अभी के दौर में यूएस पॉलिसीज कैसे वर्क करती हैं, कॉरपोरेट अर्निंग्स क्या होंगी और करेंसीज कैसे बिहेव करती है, ये सब फैक्टर्स हैं जो बाजार के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे और उस तरीके से बाजार चलेगा। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि बाजार कब डाउनफॉल खत्म होगा, बॉटम आ गया या हम और देखेंगे, ये हम्म। कह पाना बहुत मुश्किल है। जी, बाजार के लिए इस समय दौर भी मुश्किल है और प्रिडिक्शन तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाजार कोई मौका ही नहीं दे रहा कि आप अपने प्रिडिक्शन पे थोड़ी देर के लिए भी टिक पाए। लेकिन सर, बाजार के इस हाल में एक तरफ तो निवेश है, वहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। कितना गहरा झटका म्यूचुअल फंड्स को लगा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लगा है बाजार की गिरावट के इस दौर में? देखिए, अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स 15 बाजार जो है 15-20% का डाउनफॉल दिख जी। रहा है और वही जी। निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं। हम्म। जहाँ तक मैं जानता हूँ, निवेशक कम से कम 20% का डाउनफॉल देख चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर्स है जिसने डाउनफॉल अभी तक नहीं देखा है और हम्म। उसके लिए ये काफी बड़ा जो है डाउनफॉल हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न हो जाता है। और जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं यही कि इससे ज्यादा मुझे और कितना देखने को मिलेगा। जी। जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की गिरावट भी इस समय जानी मानी लग रही है। इस समय देखा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड्स पर भी गहरा असर पड़ता दिखाई दिया है बाजार की गिरावट का। लेकिन सर, आज के समय में हम ये जरूर कहते हैं कि एसआईपी करने चाहिए। एसआईपी को जब बाजार करेक्शन के दौर में होता है तो एसआईपी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देती हैं पोर्टफोलियो को। पर इस समय बाजार बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ऐसे में एसआईपी का क्या करें? एसआईपी रोक दे, एसआईपी जारी रखे, क्या कुछ करें अभी अपनी एसआईपी के साथ? देखिए, निवेश का सबसे जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये कि आप कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं। तो हम्म। अगर मार्केट डाउन जाता है तो हम्म। किसी भी निवेशक के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो अब बाजार में खरीदारी कर सकता है। तो जी। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इनफैक्ट एक मौका आता है जहां उनके इन्वेस्टमेंट जो है, अब उनको जो है ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे कम प्राइस पे। और हम्म। यही कोई भी निवेशक देखता है अगर उसको एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है आगे चल के अपने इन्वेस्टमेंट से। तो मुझे नहीं लगता किसी भी निवेशक के लिए ये एक्चुअली दौर है कि अपनी एसआईपी को रोके। इनफैक्ट ये एक ऐसा दौर आता है जहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है और किसी भी निवेशक के पास अगर एक्स्ट्रा सरप्लस है तो वो हम्म। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकता है और बाय कर सकता है। तो एसआईपी रोकने का कोई मतलब नहीं होता इस तरह के मार्केट में। इनफैक्ट आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी आप कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उठा पाएंगे। जी। सर, कंटिन्यू तो रखेंगे एसआईपी, लेकिन फिर ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करें, क्योंकि पोर्टफोलियो पे गहरी मार है बाजार के करेक्शन की। तो अब ऐसे समय
बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग दो तरीके से होती है। एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन में होती है और दूसरा आपके इन्वेस्टमेंट्स में होती है। हम्म। जब मार्केट इस तरह के दौर से गुजरता है तो आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है। जहां हम्म। आपने 50-50 का मान लीजिए एलोकेशन लिया है, तो हो सकता है आपका 50 इक्विटी कम डाउन होके 40 हो गया हो, और वहीं आपका डेट 60 हो गया हो। तो आपका रीबैलेंसिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप डेट से थोड़ा सा निकाल के इक्विटी में आ जाते हैं और अपने एसेट एलोकेशन को उसी लेवल पे ले आते हैं जैसा पहले चल रहा था। जी। तो इस तरह के बाजार में रीबैलेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने कहा, एसेट एलोकेशन पे होती है। और हम्म। दूसरा, आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, तो उनको भी वीड आउट करने का ऑप्शंस आपको दिखते हैं, हम्म। अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन ओवरऑल आपका इस वक्त जो स्ट्रैटेजी होती है रीबैलेंसिंग की, वो एसेट एलोकेशन पे ज्यादा निर्भर करती है। जी। एसेट एलोकेशन पे रीबैलेंसिंग निर्भर करेगी ऐसे टाइम में, बाजार की गिरावट के दौर में। लेकिन सर, जब पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की ऐसे समय में बात आती है, या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और संभालने की कोशिश करते हैं निवेशक, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है सर शेयर मार्केट में इस समय, इसलिए निवेशक भी काफी पैनिक सिचुएशन में है। और ऐसे में कई गलतियां भी हो जाती हैं जो बाद में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी नुकसानदायक हो सकती है उनके पोर्टफोलियो को लेकर के। तो ऐसे समय में जो म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स जो है सबसे ज्यादा निवेशक जो करके चलते हैं, वो बेसिकली क्या है जिनको करना अवॉइड करना चाहिए इस समय, वो मिस्टेक्स जिनसे थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए? ठीक है, ऐसे समय में ज्यादातर मिस्टेक्स हमने देखी है कि निवेशक इक्विटी से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और डेट की तरफ चले जाते हैं। अब मार्केट गिरा है, तो एक पैनिक सिचुएशन जैसी आई, आपने पोर्टफोलियो बनाया है, और अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर अच्छा है तो पोर्टफोलियो डाउन जाएगा। और जब पैनिक सिचुएशन होती है तो निवेशक इक्विटी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जो एक ऐसी गलती हो जाती है कि आपको नहीं पता री एंट्री का ऑप्शन आपको कब मिलेगा, और क्या आपको इक्विटी से निकल के री एंटर मार्केट टाइमिंग के हिसाब से करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो एक सबसे बड़ी गलती होती है वो यही, मेरे हिसाब से इस टाइम पे आपको पता लगता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना सही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर का एलोकेशन बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन दिखेगा कंपैरिजन दूसरे इन्वेस्टर्स के। तो आपको पता लगेगा कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्या आपका पोर्टफोलियो सही है। तो वो जो गलतियां होती हैं निवेशकों से, जब पोर्टफोलियो एक्सपोजर हाई कर लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर हाई हो जाता है, या एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका एक्सपोजर हाई हो जाता है, तो वो इस पैनिक सिचुएशन में वो गलतियां होती है कि आप इक्विटी से निकलना चाहते हैं। जा जो एक आम धारणा होती है वो ये कि इतना लॉस हो गया, इससे ज्यादा लॉस को मैं बचा लूं किसी तरीके से, तो मैं इक्विटी से बाहर निकल जाऊं। तो मुझे लगता जी। है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गलतियां जो है अवॉइड होनी चाहिए। जी। और सर, आपने इक्विटी का जिक्र कर ही दिया है, तो मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगी कि इक्विटी से बाहर निकलने का क्या अभी समय नहीं है? क्या अभी इक्विटी फंड से दूरी नहीं बनाए? क्योंकि इक्विटी इस समय किसी और चीज में अनसर्टेनिटी नहीं नजर आ रही है। देखिए, इक्विटी मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम्म। अब अगर हम ये सोचें कि इक्विटी मार्केट में हमने एंटर किया है और हमें हमेशा लीनियर रिटर्न मिलेगा, तो मेरी राय में हम अब वो एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर रहे हैं इस मार्केट से पैसा कमाने की। इक्विटी हम्म। मार्केट जब भी डाउन जाता है तो वो आपको वो अपॉर्चुनिटीज देता है और बाय करने का, अपने पोर्टफोलियो को सही करने का। अगर आप बैठे हुए थे, आपको लगा कि आपके पास है सरप्लस, आप बाय कर सकते हैं, तो हम्म। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इक्विटी से निकलने का ये सही समय है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म निवेशक होगा तो उसके लिए बना रहना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी मार्केट है, इक्विटी मार्केट्स है, जब वो डाउनफॉल है तो एक सिनेरियो आता है। उस सिनेरियो के बाद फिर से जो है उसको अपॉर्चुनिटीज, मार्केट जो है अपराइजिंग सिनेरियो में जाता है। और ये हमने देखा है 2007-8 के क्रैश के बाद मार्केट किस लेवल पे पहुंचा है। तो जी। इक्विटी मार्केट्स में निकलना तो बिल्कुल सही समय नहीं होगा। इनफैक्ट ये ऐसा समय है कि जहां पे आप और बाइंग कर सकते हैं। जी। और सर, इक्विटी फंड्स के अलावा अगर किसी तरफ देखना हो तो वो कौन से फंड्स हो सकते हैं? क्या इंडेक्स फंड्स में निवेश करना सही होगा, या जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जिनको एसआईएफ भी कहा जाता है आम भाषा में, क्या इसमें निवेश सिक्योरिटी के फंड्स में अभी निवेश करें? देखिए, इक्विटी मार्केट में किस
कैटेगरी में आप निवेश करते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम्म। अब आपने इंडेक्स फंड की बात की, तो इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड, हम्म। इन्वेस्टर्स एक्टिव फंड में निवेश करते हैं, पैसिव फंड भी उनके पास अवेलेबल है। अब जी। पैसिव फंड कहने को एक जो इंडेक्स है केवल उसके रिटर्न को रेप्लिकेट करता है। हम्म। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद इंडेक्स फंड आपको ज्यादा डाउन दिखेंगे कंपैरिजन एक्टिव फंड्स के मुकाबले। उसका हम्म। कारण ये है कि वो केवल मार्केट इंडेक्स जो बना हुआ है, बेंचमार्क है, उसी को वो रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो अगर हम्म। मेरा बेंचमार्क मिड कैप है, तो मिड कैप अगर बहुत ज्यादा डाउन है तो मेरा इंडेक्स फंड भी ज्यादा डाउन जाएगा। वहीं पे एक्टिव फंड्स में ये फंड मैनेजर मैनेज करता है डाउन साइड को कितना रखा जाए, एक्सपोजर कितना रखा जाए। तो इंडेक्स फंड की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इक्विटी में कौन सी कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा और आपके एसेट एलोकेशन के ऊपर निर्भर करेगा। मेरी राय में एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरा, आपने जो नए इन्वेस्टमेंट बास्केट की बात की जो सेबी लेके आया है, अगेन ये इन्वेस्टमेंट बास्केट जो सेबी का नजरिया है वो ये कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और म्यूचुअल फंड के बीच का एक ऐसा इन्वेस्टर्स को एक हम्म। इन्वेस्टमेंट बास्केट उन्होंने देने की कोशिश की है। जी। अब ये किस इन्वेस्टर्स के लिए बना है, इन्वेस्टर्स को क्या एकदम इसमें कूद जाना चाहिए कि उनको हाई रिटर्न मिलने का इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, तो मेरी राय में सबको अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी होगी और देखना होगा कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है। क्योंकि हम्म। इसमें हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज का यूज होगा। इन्वेस्टमेंट की अपनी एक मैंडेट है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि ये क्या ये वाकई में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिट बैठता है, और क्या वाकई में आपकी रिस्क एपेटाइट है कि इसमें जो वोलेटिलिटी होगी उसको आप डाइजेस्ट कर सकें। जी बिल्कुल। सर, हमारे इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक वर्ड आ रहा है बार बार, एसेट एलोकेशन का, जिस पर आपका भी काफी जोर है कि एसेट एलोकेशन के ऊपर आप ज्यादा फोकस करने के लिए कहेंगे। ये एसेट एलोकेशन होना किस तरीके से चाहिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि एक पोर्टफोलियो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए किस तरीके से आप अपने एसेट्स को एलोकेट करें। जी, देखिए एसेट एलोकेशन जो है, हम बात करते हैं विद इन एसेट क्लासेस, इक्विटी है, डेट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। हम्म। तो आपका एक एसेट एलोकेशन जब पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो कंसेप्ट ये होता है, जैसा हम अभी देख रहे हैं इक्विटी मार्केट डाउन है, लेकिन वहीं पे अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड के बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। हम्म। अब अगर किसी इन्वेस्टर्स ने केवल इक्विटी में निवेश किया है और गोल्ड उसके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वो इस गोल्ड अपने अपॉर्चुनिटी को उसने खो दिया। तो अब लेकिन क्या कोई इन्वेस्टर ये अनुमान लगा सकता है कि गोल्ड कब परफॉर्म करेगा, इक्विटी कब परफॉर्म करेगा? बहुत मुश्किल है। इसीलिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बोली जाती है कि हर एसेट क्लासेस का कुछ हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो जिन इन्वेस्टर्स का एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है, उन्होंने 15% गोल्ड रखा हुआ है, इक्विटी में भी निवेश है, डेट में भी निवेश है, तो उन वो इन्वेस्टर इस टाइम पे उनको अपना पोर्टफोलियो कम डाउन जाता हुआ दिखेगा, कंपैरिजन जिन इन्वेस्टर्स ने पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट्स में लगा रखा हुआ। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती है। और जो डिफरेंट एसेट क्लासेस, क्योंकि डिफरेंट एसेट क्लासेस अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करती है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो अपने पोर्टफोलियो में कैप्चर कर लेता है। जी। सर, गोल्ड की भी बात निकली है, इस समय गोल्ड ईटीएफ्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं इस समय, क्योंकि गोल्ड के जो वॉलेटिलिटी है, हालांकि गोल्ड में वॉलेटिलिटी दिखाई तो दे रही है लेकिन प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर पहुंच चुके हैं और निवेशकों को फायदा भी दे रहा है गोल्ड इस समय। और जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज सामने आ रही है वो गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश करना इस समय बहुत पॉपुलर, गोल्ड के अलावा भी। यहाँ पर समझना ये बेनिफिशियल है, क्या म्यूचुअल फंड्स में निवेश ज्यादा ईटीएफ में? अगर आपकी राय में जानना चाहूँ तो दोनों में से क्या होना चाहिए? देखिए, गोल्ड ईटीएफ भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन हम्म। पैसिव कैटेगरी होती है, हम्म। क्योंकि अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट गोल्ड है और वो गोल्ड के प्राइसेस को फॉलो करता है। हम्म। और ईटीएफ एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं पे जब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी अपने गोल्ड ईटीएफ में ही निवेश करते हैं। और कुछ गोल्ड म्यूचुअल फंड हैं जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो गोल्ड ईटीएफ एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, और आप आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। अब
कितने कैसे आपको चुनना चाहिए गोल्ड ईटीएफ, तो लो ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशो फैक्टर्स हैं जो जिन पे डिपेंड होता है कि कौन सा गोल्ड ईटीएफ आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हम्म। रिटर्न लगभग सबके बराबर होते हैं गोल्ड ईटीएफ में, क्योंकि अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट एक ही कमोडिटी है और वो है गोल्ड, और गोल्ड के हम्म। प्राइसेस पे गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न जो है वो डिपेंड करेगा। तो गोल्ड ईटीएफ कंपैरिजन एक लो कॉस्ट ऑप्शन है जो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। जी सर, सिर्फ गोल्ड ईटीएफ ही नहीं, इस समय इक्विटी ईटीएफ्स भी आ रहे हैं सामने। बेसिकली अगर ओवरऑल भी देखें तो क्या ईटीएफ बेहतर ऑप्शन है ये मार्केट करेक्शन के समय में, या फिर म्यूचुअल फंड्स पे स्टिक रहना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है। ऐसे सिनेरियो में गोल्ड ईटीएफ भी निवेश का एक जरिया है। हम्म। आपका अंडरलाइन इंडेक्स बराबर हो सकता है, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड का वही गोल्ड ईटीएफ में भी अवेलेबल होगा। मैं एक्टिव से कंपेयर करता हूं तो गोल्ड ईटीएफ एक पैसिव ईटीएफ जो होते हैं वो एक पैसिव कैटेगरी में हो जाते हैं। अब ईटीएफ में भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ हैं और जी। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अगेन वहां पे भी निवेशकों को चुनना पड़ता है कि कौन सा उनके लिए सही होगा। दूसरी हम्म। बात, गो म्यूचुअल फंड ज्यादा आसान है निवेश करना और ज्यादा हम्म। निकालना। वहीं पे जो ईटीएफ होगा डिपेंड करेगा क्या वॉल्यूम है उस ईटीएफ में, आपके लिए जो है निकासी कितनी आसान होगी, तो उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो मेरी राय में कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको ये चुनना होगा कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं। अब अगर मिड कैप में एक म्यूचुअल फंड अवेलेबल है इंडेक्स, तो मिड कैप में ईटीएफ भी अवेलेबल है। दोनों हम्म। ऑप्शन अपने आप में सही हैं। बस हम्म। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडेक्स फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ में आप एसआईपी नहीं कर सकते। वो एक डिफरेंस हो जाता है। तो जिनके पास लमसम अमाउंट है उनके लिए ईटीएफ, अब हर महीने क्या आपके पास टाइम है कि आप हर महीने ईटीएफ बाय करते रहे, तो वो मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। सर, वैल्यू म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट इस समय काफी फोकस में है जब से बाजार में करेक्शन का दौर आया है। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये बनता है, पहले तो वैल्यू म्यूचुअल फंड्स भी आपसे समझना चाहूंगी, और उसके बाद सवाल ये बड़ा है कि इस समय ग्रोथ स्ट्रैटेजी वाले फंड्स की तरफ देखें या फिर वैल्यू म्यूचुअल फंड्स थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है पोर्टफोलियो संभालने के लिए? देखिए, वैल्यू म्यूचुअल फंड उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो अपने आप में एक अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शायद हम्म। मार्केट उसकी अपॉर्चुनिटी को अभी नहीं पहचान रहा है। तो हम्म। यानी कि मार्केट में हम एक जिसको बोलते हैं ना अंडरडॉग की तरह वो जो है काम कर रहे हैं, हम्म। उस तरह के स्टॉक्स। अब वैल्यू फंड में क्या रिस्क फैक्टर होता है जो एक निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वैल्यू फंड लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा निवेश दे सकते हैं, लेकिन हो जी। सकता है अच्छे मार्केट में भी आपको अपने वैल्यू फंड में रिटर्न नहीं दिखाई दे। और उसका मैंने कारण बताया कि अंडरलाइन जो स्ट्रैटेजी होती है, इस तरह के स्टॉक्स जिनकी वैल्यू आज मार्केट जो है नहीं पहचान रहा है लेकिन वो रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। अब हम्म। वहीं पे एक ग्रोथ स्टाइल स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जिसके अंदर प्रॉमिसिंग स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। तो अब तो दोनों में कौन सा बेहतर है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दोनों में, दोनों की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। हम्म। आप दोनों में निवेश कर सकते हैं, दोनों आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। मेरी राय में होना भी यही चाहिए कि दोनों आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा होना चाहिए, ग्रोथ में भी और वैल्यू स्ट्रैटेजी भी। लेकिन वैल्यू स्ट्रैटेजी जब आप अपना रहे हैं तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा कि शायद अच्छे मार्केट में भी ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो हम्म। जैसे अभी ग्रोथ से सडनली अगर वैल्यू में निवेशों का इन्वेस्टर जा रहा है तो वो मार्केट डाउन की तरफ से जा रहा है कि ग्रोथ हम्म। में भी जो है ना अभी डाउनफॉल आ गया है, तो वैल्यू में इंटरेस्ट जा रहा है। लेकिन अगर अच्छे मार्केट में आपको वैल्यू फंड में भी अगर आपको रिटर्न नहीं दिख रहा होगा, तो फिर हम्म। वही आप उसी पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे कि शायद ये फंड परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको एक स्ट्रैटेजी समझनी होगी अंडरलाइन क्या है, उसके बाद आप देखिए कि क्या आप इसमें निवेश करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सर, लेकिन क्या वैल्यू म्यूचुअल फंड्स जिस तरीके से आपने बताया कि अगर बाजार ऊपर भी जाता है तो भी हो सकता है कि आपका ये फंड परफॉर्म ना करे, तो ये सेम स्ट्रैटेजी शायद ग्रोथ फंड्स परफॉर्म ना कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है बाजार में? देखिए, ग्रोथ फंड जैसा मैंने कहा ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादातर निवेश करते हैं। हम्म। उनका अंडरलाइन जो इन्वेस्टमेंट होता है इस तरह के स्टॉक्स को, अपॉर्चुनिटीज को देखना जो अभी रिसेंट टाइम्स में और फ्यूचर टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम्म। उनमें ग्रोथ फंड्स के अंदर आपको उस तरह के स्टॉक ज्यादा मिलेंगे। अब ग्रोथ स्टाइल में भी डिफरेंस हो सकता है एक फंड मैनेजर के और दूसरे फंड मैनेजर के। तो आपको जो है अंडरलाइन स्टाइल आपको समझना होगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको समझना होगा।
किस तरह के, एक बार स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देख के आपको समझना होगा किस तरह के स्टॉक पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर निवेश करता है। बट हम्म। वैल्यू वैल्यू के जितना अंडर परफॉर्मेंस अच्छे मार्केट में भी आपको ग्रोथ स्टॉक में कम मिलता है देखने को, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक ज्यादातर आपको अच्छे मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और एक जी। ग्रोथ फंड के अंदर कई सारे स्टॉक्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारे स्टॉक्स एक टाइम पे जो है सभी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो दोनों स्टाइल में डिफरेंस है। तो आप किसी भी निवेशक के लिए, जैसे मैंने कहा कि दोनों स्टाइल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। सर, बाजार में करेक्शन थोड़ा लंबा जरूर खिंच गया है। मैं आपसे ये आखिरी सवाल उन निवेशकों के लिए पूछना चाहती हूँ जिन्होंने अब तक बाजार को इतना करेक्ट होते हुए, इतने गिरावट के दौर में जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि जिस तरीके से आप भी बाजार को बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं, आपके लिए ये करेक्शन शायद नया नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई करेक्शंस आपने देखे होंगे। इसलिए समझना चाहती हूँ उन नए निवेशकों के लिए जिनके लिए ये पहली बार आया है, क्योंकि वहां बहुत पैनिक है। अब इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, नए निवेशक को सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन अपना सही रखना होगा। आप हम्म। इस एक्सपेक्टेशन के साथ शेयर बाजार में नहीं आ सकते कि मुझे लीनियर रिटर्न ही मिलने वाला है, मतलब हर साल मैं अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखूंगा, हम्म। तो मैं अपना ग्रोथ होते हुए देखूंगा। दूसरा, आपका नजरिया शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। जब शॉर्ट टर्म नजरिया होता है तब आप इस तरह की पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। हम्म। तो किसी भी नए निवेशक के लिए एक्सपेक्टेशन आपको सेट करना बहुत जरूरी है। वही एक्सपेक्टेशन आपको शेयर बाजार में बने रहने और निकलने में आपको हेल्प आउट करती है। तो एक्सपेक्टेशन अगर आपने सही रखा है, आप जानते हैं कि मार्केट के इस तरह के डाउनफॉल आते हैं, मुझे बने रहना है, क्या रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अपने गोल्स के लिए, अगर हम्म। ये एक्सपेक्टेशन आपने सही रखी है, तो मेरी राय में इस तरह के डाउनफॉल जो है नए निवेशक वो देखेंगे कई बार, और इस तरह के डाउनफॉल में वो बने रहेंगे। तो हमने 2007-8 में भी देखा, जिन निवेशकों ने एक्सपेक्टेशन सही रखा था वो जी। बने रहे, और आज उन्होंने अपने गोल्स अचीव करने में उनको बहुत हेल्प आउट मिला। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के समझना यही है कि बाजार की ये जो गिरावट है, ये भले ही थोड़ी लंबी खिंच रही हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस को अगर लिमिटेड रखेंगे और लॉन्ग टर्म फोकस रखेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा, और आपके गोल्स भी पूरे करने में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपकी मदद कर सकती है। सुदंकी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी सवाल जो थैंक हमने यू। आपके सामने रखे हैं उनको एड्रेस करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जितेंद्र सोलंकी जी, जिनके साथ हमने समझा है कि बाजार में ये जो गिरावट का दौर चल रहा है, बाजार क्रैश होने की जो स्थिति सामने आ गई है, ऐसे में ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो करने से आपके पोर्टफोलियो पे बुरा असर पड़ सकता है, तो पोर्टफोलियो को कैसे, कि कैसे मदद कर सकता है पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में, ये सब कुछ आज फायदे के फंड में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और बिस्तक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर के आते हैं ऐसे दिलचस्प डिस्कशंस जिससे आपको शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में समझने में मिलती है मदद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।